तो वो कैलगरी के अंदर आपको अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली। काफ़ी सारे बच्चे 3 महीने 4 महीने से जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं, उनको कोई भी जॉब वगैरह नहीं मिली है। वो ओंटारियो के कंपैरिजन में थोड़ी सी महंगी है। हाँ जी, तो एग्जैक्टली 1 महीने पहले मतलब दिसंबर 2024 के स्टार्टिंग में हम ओंटारियो को परमानेंटली छोड़ के अल्बर्टा मूव हो गए थे। मतलब पहले हम किचनर में रहते थे, अब हम कैलगरी सिटी के अंदर रहते हैं। अब ये मूव करने का क्या रीज़न था वो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। लेकिन पिछले 1 महीने में जो इतने सारे लोगों ने मेरे को डीएम किया, कॉमेंट करके पूछा है कि भाई आप कैलगरी चले गए हो, अल्बर्टा में मूव हो गए हो, तो क्या हम भी कैलगरी में मूव हो जाएं। सुना है बहुत ही अफोर्डेबल है, हिसाब किताब एकदम बढ़िया है। क्या कैलगरी आना 2025 में वर्थ है या नहीं है। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही रैशनल तरीके से, बहुत ही अनबायस्ड तरीके से मैं अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना पाओ। सो वेस्टिंग एनी मोर टाइम, ये सारी बातें करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हाँ जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे बड़े रीजन के बारे में जिसकी वजह से लोग ओंटारियो या फिर बीसी जैसी प्रोविंस को छोड़ के अल्बर्टा या फिर किसी और प्रोविंस के अंदर मूव होते हैं, जो कि है अफोर्डेबिलिटी। तो बेसिकली एक ज़िंदगी जीने के लिए 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। अब तो गाड़ी और गैस वगैरह भी ऐड होगी, तो 4 रिक्वायरमेंट्स होगी। तो मैंने ये नोटिस किया कैलगरी के अंदर कि घर खरीदने को छोड़ के बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है ना, उनका हिसाब किताब महंगा ही है कैलगरी के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं रोटी के बारे में, मतलब ग्रोसरीज के बारे में। तो बेसिकली इन जनरल मैंने देखा है भी कैलगरी के अंदर जो ग्रोसरीज हैं वो ओंटारियो के कंपैरिजन में थोड़ी सी महंगी हैं। पर्टिकुलरली वो चीज़ें जो इंपोर्ट की जाती हैं, जैसे कि नानक या बराड़ की वो जो पनीर की ब्रिक आती है यहाँ पे, वो थोड़ी सी महंगी है। ऊपर से इंटरनेशनल आइल के अंदर जो अपने नमकीन, बिस्किट या सॉसेज या जो भी देसी सौदा होता है वो इन जनरल थोड़ा सा महंगा ही लगा मेरे को कैलगरी के अंदर। तो महंगा हिसाब किताब है। साथ के साथ जब हम कोई दूध या फिर कोल्ड ड्रिंक मतलब किसी प्लास्टिक के कैन के अंदर या बॉटल के अंदर कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें 25 सेंट या फिर 10 सेंट एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। आई थिंक रिसाइकलिंग के होते हैं वो, ऑल्दो वापस मिल जाते हैं। जो भी अल्बर्टा के अंदर रहता है वो कमेंट करके बताना किस तरीके से वापस मिलते हैं, लेकिन एट फर्स्ट हमें वो देने ही पड़ते हैं। मतलब मैं शॉक हो गया था जब पहली बार मैंने देखा था। पहली बार जब हमने ग्रोसरी की थी तो $72 का बिल आया था, तो बहुत ही कम ग्रोसरी आई थी। लेकिन ओंटारियो के अंदर थोड़ी ज़्यादा ग्रोसरी आ जाती थी, मतलब 25 सेंट, $1, 50 सेंट, ये सारा मिला के थोड़ा थोड़ा करके ना एक सिग्निफिकेंट अमाउंट बन जाता है। इनफैक्ट जो प्रोड्यूस है ना, जैसे कि ग्रीन पेपर वगैरह आता है, अनियंस, टमाटोज, वो सारी चीज़ें भी मेरे को अल्बर्टा के अंदर थोड़ी सी महंगी लगी। हो सकता है कोई स्पेसिफिक ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा सस्ता सौदा मिलता है। प्लीज़ कमेंट करके बताना जो लोग अल्बर्टा में काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। अब अगली अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कपड़ा। कपड़े से मेरा मतलब है जब हम शॉपिंग करते हैं इन जनरल, तो यहाँ पे शॉपिंग का हिसाब किताब थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा क्योंकि जो ब्रांडेड आइटम्स हैं उनका प्राइस तो ऑल ओवर कनाडा सेम ही है, लेकिन जो टैक्सेस है वो यहाँ पे थोड़े से कम है। यहाँ पे कोई भी चीज़ खरीदते हैं जो सेल्स टैक्स लगता है वो यहाँ पे 5% लगता है, लेकिन ओंटारियो के अंदर 13% लगता है। तो अगर $100 की शॉपिंग करते हैं तो यहाँ पे $105 देने पड़ते हैं इंक्लूडिंग टैक्सेस, लेकिन ओंटारियो के अंदर $113 देने पड़ते हैं इंक्लूडिंग टैक्सेस। और तीसरी अपनी रिक्वायरमेंट आती है मकान। जब मकान की बात आती है तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप रेंट करोगे या फिर खरीदोगे। तो बेसिकली खरीदने का हिसाब किताब यहाँ पे सस्ता है। जितने पे ओंटारियो के अंदर एक टाउन हाउस आता है, यहाँ पे भाई साहब बढ़िया तरीके से एक डिटैच घर आ जाएगा, 3 कमरे वाला बड़ा सा लिविंग रूम, बढ़िया सी किचन, बेसमेंट होगा, 2 गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, ड्राइववे होगा, सिस्टम सेट होगा। तो घर यहाँ पे खरीदने के लिए काफ़ी सस्ते हैं। लेकिन जब रेंट की बात आती है तो ओंटारियो से टक्कर में खड़ा होता है कैलगरी। भाई साहब $2000, $2200 1 बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट है यहाँ कैलगरी डाउनटाउन के अंदर। और डाउनटाउन से थोड़ा बाहर चले जाओगे तो उस केस में $1600, $1700 में आपको 1 बेडरूम या फिर मे बी 2 बेडरूम या फिर 1 बेडरूम प्लस den टाइप का एक अपार्टमेंट वगैरह मिल जाएगा। और बेसमेंट्स भी यहाँ पे $1500, $1400, $1600 की मिलती है, जितने की ओंटारियो के अंदर मिलती है किचनर, हैमिल्टन या फिर लंदन जैसी सिटी के अंदर या फिर ब्रैम्पटन के अंदर भी। और ऊपर से एक चीज़ ये नोट करने वाली है कि अल्बर्टा के अंदर कोई रेंट कंट्रोल का हिसाब किताब नहीं है। ओंटारियो के अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर परसेंट के ऊपर आप रेंट नहीं बढ़ा सकते अपने टेनेंट का, लेकिन ये अल्बर्टा के अंदर अपना हिसाब किताब है। एक साल आपका 1500 रेंट है, हो सकता है अगले साल वो रेंट $2000 हो जाए। और यार जब घर खरीदने की बात आती है तो डेफिनेटली यार 2-3 साल पहले कैलगरी के अंदर जो घरों के प्राइसेस थे काफ़ी ज़्यादा कम थे। $300,000, $3.5 लाख, $4 लाख के अंदर एक बढ़िया डिसेंट डिटैच घर मिल जाता था और रहने के लिए सिस्टम एकदम सेट होता था। लेकिन वही घर आज के टाइम पे 2025 में प्राइसेस उनके डबल हो गए हैं। मतलब $3 लाख वाला घर अब $6 लाख का हो गया, $4 लाख वाला $8 लाख का मिलता है। घर डेफिनेटली कैलगरी के अंदर या फिर अल्बर्टा के अंदर सस्ते हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों में जो लोग ओंटारियो बीसी से मूव हुए हैं, कम घरों के प्राइसेस को देख के वो प्राइसेस आज की डेट में नहीं रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। फिर अपनी यार चौथी बेसिक रिक्वायरमेंट आती है आज के टाइम पे, जो कि है गाड़ी और अपना पेट्रोल वगैरह, मतलब गैस। अब गाड़ी का सिस्टम ये है कि मेरे को काफ़ी सारे लोगों ने बोला है कि यहाँ पे इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा कम होती है, इसकी वजह से गाड़ियों के प्राइसेस जो होते हैं ना वो थोड़े से ज़्यादा हैं यहाँ पे। लेकिन टैक्स कम होने की वजह से हिसाब किताब बराबर ही हो जाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नई गाड़ी खरीदोगे तो आपको सिर्फ 5% टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन ओंटारियो के अंदर 13% सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। तो गाड़ी का प्राइस वैसे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन टैक्स कम होने की वजह से हिसाब किताब बराबर हो जाता है ओंटारियो के कंपैरिजन में। और अगर हम गैस की बात करें तो यार प्राइसेस ओंटारियो की कंपैरिजन
रीजन में सेम ही है, बहुत ज़्यादा मेरे को कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दिया। मतलब काफ़ी दिनों से जो गैस का प्राइस है वो है $1.49, जो कि ओंटारियो के आसपास ही है। तो ऐसा नहीं है कि अल्बर्टा के अंदर ऑयल एंड गैस की काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब ऑयल एंड गैस के लिए अल्बर्टा जाना जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे गैस के प्राइसेस कम होंगे, ऐसा हिसाब किताब तो मैंने नहीं देखा। उसके बाद यार बात आती है जॉब्स की, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। तो बेसिकली अल्बर्टा के अंदर या फिर कैलगरी एडमिंटन के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है अगर हम उसको दूसरी बड़ी सिटीज़ के साथ कंपेयर करें, जैसे कि टोरंटो, वैंकूवर या फिर मॉन्ट्रियल वगैरह। मतलब यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कम है। किसी भी फील्ड की बात कर लो, अकाउंटेंसी, फाइनेंस, आर्किटेक्चर, आईटी, मैकेनिकल, एनीथिंग यू टॉक अबाउट, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी कम है। अगर आप बिना जॉब लिए मतलब बिल्कुल अनएम्प्लॉयड होकर अल्बर्टा के अंदर मूव हो जाओगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए कोई जॉब ढूंढने में। मतलब अगर ओंटारियो के अंदर मैं सर्च करता हूँ कि मेरे को एम्बेडेड डेवलपर की जॉब चाहिए या फिर कोई अकाउंटेंट की जॉब चाहिए या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र की जॉब चाहिए, तो बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ कैलगरी के अंदर या फिर एडमिंटन या फिर इन जनरल अल्बर्टा के अंदर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, कभी कभी तो कोई भी ऑप्शन नहीं होता। तो इसलिए जॉब का हिसाब किताब यहाँ पे औखा है अगर मैं फुल टाइम जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ। और पार्ट टाइम जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो भी थोड़ा सा दिक्कत वाला ही काम है। मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को मिले हैं, गुरुद्वारा साइड में मिलते हैं या फिर शॉपिंग मॉल में मिलते हैं या फिर ग्रोसरी स्टोर्स के अंदर मिलते हैं। काफ़ी सारे बच्चे 3 महीने 4 महीने से जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं, उनको कोई भी जॉब वगैरह नहीं मिली है। ऑल्दो ओंटारियो के अंदर भी सेम ही हिसाब किताब है, लेकिन GTA रीजन पर्टिकुलरली उसके अंदर ये फ़ायदा होता है कि ब्रैम्पटन के अंदर अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप मिसिसागा ढूंढ सकते हो, मिसिसागा नहीं मिल रही तो स्कारबरो ढूंढ सकते हो, वहाँ नहीं मिल रही है तो आप टोरंटो डाउनटाउन में ढूंढ सकते हो। मतलब बहुत सारी सिटीज़ इंटरकनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे बस कैलगरी है, कैलगरी के अलावा कुछ नहीं है। छोटे छोटे टाउन्स हैं जैसे कि एड्री या फिर चेस्टरमेयर वगैरह होगी। लेकिन अगर ऊपर देखोगे नॉर्थ में तो एडमिंटन है जो कि 3 घंटे के बाद आता है, तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है डेली अप डाउन करना अगर वहाँ पे जॉब मिल जाती है। राइट साइड पे 6-7 घंटे बाद आपका सैस्कटून या फिर रजाइना वगैरह आते हैं। लेफ्ट साइड में पहाड़ शुरू हो जाते हैं और 9-10 घंटों के बाद वैंकूवर वगैरह आता है। तो कैलगरी के अंदर जॉब मिल गई तो ठीक है, लेकिन उसके बाहर कोई स्कोप नहीं है, कुछ नहीं है। तो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से टोरंटो, वैंकूवर या फिर मॉन्ट्रियल आर मच 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 बेटर। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी कम है। उसके बाद यार बात आती है लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल से मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग वीकेंड पे क्या करते हैं, कहाँ पे घूमने जाते हैं, डाउनटाउन के अंदर क्या हिसाब किताब होता है, नाइट लाइफ कैसी है, दिक्चिक क्लब्स वगैरह कैसे हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह का क्या सिस्टम है। तो ये कहना चाहूँगा कि अगर बहुत ही बढ़िया नाइट लाइफ को सोच के कैलगरी के अंदर आओगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। मतलब कोई इतना हैपनिंग यहाँ का डाउनटाउन नहीं है। मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले हैं जो मॉन्ट्रियल, टोरंटो या फिर वैंकूवर से यहाँ पे मूव हुए हैं अपनी पढ़ाई वगैरह खत्म करने के बाद। वो कह रहे हैं कि हम वीकेंड्स पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, मतलब कुछ करने को नहीं होता। जो डाउनटाउन है यहाँ की जो मेन स्ट्रीट है वो बहुत ही खाली सी होती है भाई, जब कोई बंदा नहीं दिख रहा होता, 2 होमलेस घूम रहे होंगे, उनसे आपको डर लगेगा। रेस्टोरेंट्स के अंदर फैमिलीज वगैरह आती हैं तो कोई सिस्टम नहीं है। उसी चीज़ को अगर टोरंटो, वैंकूवर या मॉन्ट्रियल से कंपेयर करें, जैसे मॉन्ट्रियल के अंदर सेंट कैथरीन स्ट्रीट है भाई, रात को 11, 12, 1 बजे तक एकदम हैपनिंग रहती है, वीकडेज पे भी वीकेंड पे भी। यहाँ कैलगरी के अंदर आई थिंक स्टीफन स्ट्रीट है, आई डोंट नो क्या नाम है उसका, वो बहुत ही शांत सी होती है वीकेंड पे भी। समर का मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ विंटर में मैंने यही एक्सपीरियंस किया है कि भी बोरिंग हिसाब किताब है। ऑब्वियसली अगर घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, मतलब इतनी ज़्यादा है। 1 घंटा आप ड्राइव करके निकल जाओ वेस्ट की तरफ, भाई साहब पहाड़ इतने सुंदर है, मतलब दुनिया से दूर दूर से लोग वो बैंफ, जैस्पर वगैरह को घूमने के लिए आते हैं, तो वो चीज़ आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपको नेचुरल ब्यूटी नहीं पसंद है कि भाई एक पहाड़ को मैं कितनी देरी देख लूँगा, मतलब नेचुरल ब्यूटी को कब तक मैं घूरता रहूँगा, कुछ हैपनिंग होना चाहिए, कुछ इन्जॉय करने के लिए होना चाहिए, कोई नाइट लाइफ से होनी चाहिए, तो वो कैलगरी के अंदर आपको अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलेगी। मतलब इतना मज़ा नहीं आएगा। हम यहाँ लगे हाथ हम वेदर की भी बात कर लेते हैं। अब ये तो सबको ही पता है, जो अल्बर्टा है इट इज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्रोविंसेस ऑफ कनाडा, जो कि बिल्कुल सच है। मतलब पिछले हफ्ते जो टेम्परेचर था वो तो -25, -28 और हवा चलती थी तो फील्स लाइक -30 तक भी पहुँच जाता था, तो बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी। पिछले बार मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो पीछे डाउनटाउन वगैरह दिख रहा था, मेरी हालत बुरी हो गई थी, मतलब उंगलियाँ जम गई थी, पैर जम गए थे बाहर खड़े हुए। इनफैक्ट मैंने शूज़ बढ़िया डाल रखे थे, सॉक्स भी वुलन डाल रखे थे, लेकिन ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि भी शिनूक विंड्स का कोई कॉन्सेप्ट है, पता नहीं क्या वो फिनोमिनन है, लेकिन उसमें क्या होता है जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। इस हफ्ते जो टेम्परेचर है वो है 1 डिग्री 2 डिग्री, फील्स लाइक 0 डिग्रीज, -1 डिग्री, तो बहुत ही बढ़िया है। स्वेट शर्ट डाल के मैं बाहर घूम रहा था, अभी रील्स वगैरह शूट किए, कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ही जल्दी चेंज होता है। एक हफ्ते में -30, -25 होगा, अगले हफ्ते में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होगा, तो ये हिसाब किताब है। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो स्नो पड़ती है ना, वो शिनूक विंड्स की वजह से जो टेम्परेचर हाई चला जाता है, उसकी वजह से जो स्नो होती है ना वो मेल्ट हो जाती है। मे बी इसी वजह से यहाँ पे स्नो साफ़ नहीं करते हैं, जो अंदर अंदर की गलियाँ होती हैं। मतलब मेन रोड और हाईवे वगैरह पे तो प्रॉपर तरीके से वो स्नो साफ़
साफ़ कर देते हैं, लेकिन जो बहुत ही अंदर की गलियाँ होती हैं ना, वहाँ पे कोई अपना स्नो साफ़ करने वाला सिस्टम नहीं है, कोई स्नो रिमूवल करने वाली कोई मशीन नहीं आती है। मतलब वही स्नो पड़ी रहती है, फिर वो पिघल जाती है, पिघल के वो पानी बन जाती है, लेकिन अगले हफ्ते फिर ठंड होती है तो वो पानी जम के आइस बन जाता है। तो पूरी गलियों में आइस ही आइस होती है। मतलब ऐसे अजीब सा ही सिस्टम होता है, ऐसा लगता है गंदा गंदा हो रहा है। समर्स बहुत अच्छी होती हैं कैलगरी के अंदर। मैं काफ़ी बार आया हूँ, पिछले 3-4 सालों में मैं 6-7 बार कैलगरी को घूमने के लिए आया था। एक बार विंटर्स में, बाकी सारा टाइम समर्स में। समर्स तो भाई साहब बहुत ही सुंदर होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये हिसाब किताब है वेदर का। और वेदर में यार ये भी ऐड करना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को ये बताया कि यहाँ पर जो विंटर्स होती है, जो ठंड लगना होता है वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए होता है। मतलब अक्टूबर के आसपास शुरू हो जाता है, जब वो फॉल सीजन आता है तभी ठंड लगना शुरू हो जाती है, लोगों की जैकेट्स वगैरह निकल जाती हैं, जो कि मई तक चलता है, जो काफ़ी लंबा टाइम है। ओंटारियो के अंदर मई तक तो नहीं होता, मई में तो भाई बढ़िया हिसाब किताब हो जाता है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती। लेकिन यहाँ पे अगर हम बैंफ की तरफ चले जाएं, जहाँ पे पहाड़ वगैरह, वहाँ पे तो स्नो ही रहती है मई में, और कैलगरी के अंदर भी लोग जैकेट डाल के घूम रहे होते हैं। फिर बात आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन की। तो बेसिकली यहाँ कैलगरी सिटी के अंदर बसेस चलती हैं, और साथ के साथ वो जो रोड के ऊपर ट्रैम चलता है ना, वो चलती है, जिसको आई थिंक सी ट्रेन कहते हैं। और मेरे को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये बताया है कि भाई दूर दूर तक स्टैंड्स हैं, मतलब कैलगरी सिटी के बाउंड्री पे भी बस स्टैंड्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। मतलब कहीं भी आप रहते हो, कोई ना कोई आपके घर के आसपास बस स्टैंड होगा जो आपको किसी न किसी सी ट्रेन के स्टेशन के पास पहुंचा देगा, और उसको यूज़ करके आप कैलगरी में कहीं भी जा सकते हो। डाउनटाउन वगैरह जाना है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, कहीं भी जाना है जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कैलगरी सिटी से थोड़ा सा बाहर चले जाते हो तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम नहीं है। मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। ओंटारियो के अंदर क्या होता था, गो बस है, 1X बस है, गो ट्रेन चलती है, किचनर से टोरंटो, किचनर से मिसिसागा, ब्रैम्पटन से स्कारबरो, कहीं भी जाना है बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ कैलगरी के अंदर अगर आपको बाहर कहीं जाना है, बैंफ, जैस्पर वगैरह जाना है, तो उसके लिए आपको गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और साथ के साथ स्टूडेंट्स ने मेरे को ये बताया कि अगर आप टाइम सेव करना चाहते हो तो आपको गाड़ी लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो बसेस का सिस्टम है, घुमा फिरा के पता नहीं कहाँ से लेके जाते हैं। तो जो रास्ता गाड़ी से 15 मिनट में कवर हो जाएगा, यहाँ पे भाई साहब उसमें 1.5 घंटा लग जाता है। और यार कैलगरी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में 2 चीज़ें बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो डाउनटाउन की स्काईलाइन है, बहुत सुंदर लगती है भाई साहब, बड़ी बड़ी कांच की बिल्डिंगें हैं, कैलगरी का टावर है, बहुत ही सुंदर लगता है। वो जो हिल सी पे जाके देखो, मज़ा आ जाता है, फोटो वोटो खींचने में तो सिस्टम एकदम सेट हो जाता है। और डाउनटाउन भी काफ़ी खुला खुला है, मतलब टोरंटो से कंपेयर करें या फिर वैंकूवर से कंपेयर करें ना, तो सड़कें काफ़ी खुली हैं और कोई ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा नहीं होता, तो सिस्टम सेट है। लेकिन जब डाउनटाउन से बाहर चले जाते हैं तो ओंटारियो BC के कंपैरिजन में थोड़ा सा ना डेवलप्ड कम लगता है कैलगरी मेरे को। मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये हो सकता है किसी और का ओपिनियन कुछ और हो, लेकिन जो सड़कें वड़कें हैं थोड़ी सी ऐसे ही ठीक ही हैं, टक टक टक। अब एडिटिंग करते हुए मेरे को ध्यान आया कि मेन चीज़ के बारे में बात करना तो भूल ही गया कि अल्बर्टा के अंदर PR या फिर PNP का क्या हिसाब किताब है। तो बेसिकली जो अल्बर्टा के अंदर बड़ी सिटीज़ है, मतलब कैलगरी और एडमंटन, इनसे बाहर अगर आप रहते हो किसी छोटे मोटे टाउन में, वहाँ पे जॉब करते हो, तो कुछ PNP के ऑप्शंस हैं। आप किसी RCIC से कंसल्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप हमारी कम्युनिटी योर इमिग्रेंट फ्रेंड को ज्वाइन करोगे तो जिन भी RCICs के साथ हमने टाइप किया है वो आपको गाइड कर ही देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर आप कैलगरी या फिर एडमंटन में रहते हो, अपनी PR लेना चाहते हो या फिर PNP लेना चाहते हो अल्बर्टा की, तो उस केस में आपको कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म या फिर हेल्थ केयर की फील्ड में काम करना होगा, तभी आपको अल्बर्टा की PNP मिलेगी। वरना जो दूसरे PNP प्रोग्राम्स वगैरह थे उन्होंने काफ़ी हद तक बंद कर दिए हैं। तो PNP का भी हिसाब किताब अल्बर्टा के अंदर थोड़ा सा औखा ही है। तो बेसिकली यार क्रक्स यही है कि अगर आप कैलगरी मूव होना चाहते हो, डेफिनेटली हो, आपकी मर्जी है, आपका डिसीजन है। लेकिन कैलगरी के अंदर घर सस्ते होने के अलावा और कोई फ़ायदा मेरे को दिखाई नहीं देता है। मतलब वेदर, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रा, नाइट लाइफ, हैपनिंग लाइफ, वो सारी चीज़ें आपको GTA रीजन ओंटारियो के अंदर या फिर वैंकूवर के आसपास जो ग्रेटर वैंकूवर एरिया है, वहाँ पे आपको ज़्यादा बढ़िया मिलेंगी, ज़्यादा मज़ा आएगा। मे बी इसलिए कैलगरी के अंदर घर सस्ते हैं, क्योंकि दूसरी जो चीज़ें हैं, दूसरे जो बेनिफिट्स हैं वो आपको थोड़े कम मिलते हैं। हमारा रीज़न कैलगरी मूव होने का यही था कि हमारी एक्सटेंडेड फैमिली यहाँ पे रहती है और मैं अपनी फैमिली के पास रहना चाहता था, क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसे सिनेरियोज, कुछ ऐसे सीन्स हुए हैं जिसकी वजह से मेरे को लगा कि फैमिली के साथ रहना चाहिए। तो ये हिसाब किताब है। बाकी हाँ, आपका कुछ और पर्सपेक्टिव हो सकता है, आपको कैलगरी को लेकर कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी टैक्स फाइल करने का सीजन आ चुका है, अगर आप टैक्सेस सेव करना चाहते हो कनाडा के अंदर तो ये राइट वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।